हेलो गाइस, स्वागत है आपका देवभूमि फ्यूचर पॉइंट पे। तो जैसे ही हमने अपनी सामान्य अध्ययन की सीरीज़ शुरू करी थी, उसी क्रम में ये हमारा अगला वीडियो रहेगा, जिसमें हम टोटल 50 एमसीक्यू देखेंगे और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे अपना, ठीक है? तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप तो कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है, तो उसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है, वो सिलेक्ट करना है हमने, ठीक है? तो इस कारण क्या होता है, देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है? कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरने के कारण देश के आधे जो भाग में क्या होता है, दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। शिवालिक का विस्तार है, तो जो शिवालिक का विस्तार है वो है पोतवार बेसिन और तीस्ता के मध्य। ऑप्शन नंबर डी। कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित कीजिए, तो कोर मुद्रा जो स्फीति है उसको परिभाषित करना है, तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्ष मुद्रास्फीति से। ऑप्शन नंबर डी। हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो जो हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है वो जोड़ती है हमारी ऑप्शन नंबर सी, बाब अल मंदेव। तो बाब अल मंदेव जल संधि हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है, ठीक है? रंग राजन समिति का संबंध किससे है, तो जो रंग राजन समिति का संबंध है वह हमारी भुगतान संतुलन से, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो अगर हमें किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन का आकलन करना है तो उसकी प्रति व्यक्ति आय से कर सकते हैं, ठीक है? यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है, तो किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण जो निर्भर करता है वो करता है कुल बचत पर, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय किसके द्वारा किया जाता है, तो जो भारतीय स्टॉक बाजार का जो विनिमय करता है वो करता है सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो हमारा सी बिल्कुल सही होगा, से भी, ठीक है? अगला देखते हैं। भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू किया गया था, तो जो भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर लागू किया गया था वो था 2005 में। ऑप्शन नंबर बी। ग्रीन मफलर का संबंध है, तो ग्रीन जो मफलर का जो संबंध है वो है हमारे ध्वनि प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है, तो जो महासागर में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है तो उसका मुख्य कारण कौन सा है, तो सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल, ये है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी है। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का, जो महासागर में ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण है वो है सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो जो हमारा एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है वो है ऑप्शन नंबर बी, गिर उद्यान, ठीक है? भारत में नई वन नीति कब लागू हुई थी, तो जो भारत में नई वन नीति लागू हुई थी, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये हुई थी 1988 में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झील या झीलें सम्मिलित नहीं है, तो जो ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झीलें सम्मिलित नहीं है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग्रेट बैरियर झील इसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला संसद जो प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं वो देखने हैं, तो देख लेते हैं इसको। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई थी, बिल्कुल सही है, ठीक है? और एलिजा एम्पे क्या थी इसमें मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो जो मुख्य न्यायाधीश का नाम नीचे गलत दिया है, ठीक है? लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे, ये मुख्य नहीं थे, ठीक है? ये सहायक थे। तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है? केवल एक सही है। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 से बढ़ा करके 62 कर दी गई थी, तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो संख्या थी, सॉरी आयु थी, वो 60 से बढ़ा के 62 कर दी गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 41वां संविधान संशोधन था, ठीक है? वो ऑप्शन नंबर ए। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो शून्यकाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है वो देख लेते हैं। यह भारत की देन है, बिल्कुल सही है। यह 1962 में से जारी है, बिल्कुल सही है भी। यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा हमारा, इनमें से सभी के कथन सत्य हैं। अगला देखते हैं। प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्ति करता है, तो जो प्रोटेम स्पीकर को जो नियुक्ति करता है वो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन होता है वो 5 लाख रुपए, बिल्कुल सही है, ठीक है? राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है?
तो जो हमारा इसका एक गलत असत्य कथन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बच गया, तो ऑप्शन नंबर डी असत्य है, ठीक है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड से को क्षमा कर सकता है। वो दंड को क्षमा तो कर सकता है, पर आर्टिकल गलत दिया है, ठीक है इसमें, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेख है। तो जो भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन का जो उल्लेख किया गया है, वो किया गया है 1935, ठीक है, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन नंबर ए। जूनागढ़ ये रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया? तो जो जूनागढ़ रियासत थी उसको जनमत संग्रह के माध्यम से क्या किया गया था? भारत में मिलाया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, जनमत संग्रह मतलब जनताओं के जो मत के संग्रह करके भारत में मिलाया गया था उसको। अगला देख लेते हैं, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? तो भारत की जो 22 भाषाओं का जो उल्लेख किया गया वो 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। तो जो वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था वो करता था उग्र। ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय क्रम के मुख्य जैन तीर्थकर कौन थे? तो जो द्वितीय क्रम के यानी दूसरे क्रम के जो मुख्य जैन तीर्थकर थे वो थे हमारे अजितनाथ। ऑप्शन नंबर डी। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। तो जो वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जो जानकारी मिलती है हमें वो मिलती है उपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये प्राचीन भारतीय इतिहास की जो मैं डिटेल्स नोट्स करा चुका हूँ, हैंड रिटन नोट्स, उसमें ये सारे टॉपिक क्लियर कर चुका हूँ मैं, ठीक है ऑलरेडी। अशोक के किस शिलालेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो इसमें पूछा जा रहा है कि अशोक का कौन सा ऐसा शिलालेख था जिसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई थी? ये दी गई थी 6ठी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, मानवीय जनसंख्या की सर्वश्रेष्ठ जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो मानवीय जनसंख्या की श्रेष्ठ जीवन यापन यानी जीवन यापन श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए कौन सा जो कदम है वो महत्वपूर्ण है, उसको सिलेक्ट करना है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। वनारोपण। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक किस देश का निवासी था? तो जो विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक था वो हमारा फारस का था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, फारस का निवासी था वो। अकबर ने हरमदल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब कर दिया था? तो जो अकबर ने हरमदल बनाया था उससे खुद को क्या किया था? पूर्णतः मुक्त कब कर लिया था? तो इसका जो हमारा सही आंसर रहेगा ये रहेगा 1562 में, ठीक है। हरमदल से खुद को मुक्त 1562 में किया था उसने। अगला देख लेते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि के साथ समाप्त हुआ। तो जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था वो किस संधि से समाप्त हुआ था? तो ये ऑलरेडी करा चुका हूँ मैं इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसके टॉपिक में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। एला सापल की संधि से क्या हुआ था? ये समाप्त हुआ था। अगला देखते हैं, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय लड़ा गया था? तो जो पहला आंग्ल वर्मा युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम पे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था? तो ये सवाल पिछली बार भी आ चुका है। तो 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसको बर्बरता तथा सभ्यता के बीच जो युद्ध कहा था वो कहा था हमारे टी.आर. होम्स ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। टी.आर. होम्स ने कहा था कि ये जो विद्रोह है बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध है। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो जो सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम जो नेताजी कहा था वो कहा था हिटलर ने, एडोल्फ हिटलर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है वो देख लेते हैं, भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्रिप्स आयोग किस लिए आया था? भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु। भारत को सत्ता हस्तांतरित करने का विचार हेतु कैबिनेट मिशन आयोग बैठा गया था, बिल्कुल सही है। भारत में जो सत्ता हस्तांतरित करने हेतु जो विचार था वो कैबिनेट आयोग में आया था। अगला देखते हैं, शिक्षा के विकास हेतु सॉर्जेंट आयोग, ठीक है। और ये भी सही है। तो शिक्षा के विकास हेतु सॉर्जेंट आयोग बनाता है, इसमें जो हमारा कथन हो गया सभी कथन सत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है हमने। पुष्पों का अध्ययन, तो पुष्पों का अध्ययन किसमें होता है? एंथोलॉजी में, ठीक है। ए का हो जाएगा फर्स्ट। पराली पादपों का अध्ययन, तो जो पराली पादपों का अध्ययन होता है वो एग्रोनॉमी में होता है, और एग्रोनॉमी में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा 2। पादप जीवाश्मों का अध्ययन, तो जो पादप जीवाश्मों का अध्ययन हो जाएगा वो पेलियोबॉटनी में होता है, पेलियोबॉटनी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा 3। कवकों का अध्ययन, तो जो कवकों का अध्ययन होता है वो होता है माइक्रोलॉजी में, तो डी का हो जाएगा 4। इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। एच.आर. हिटलर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? तो जो आर.एस. हिटलर थे उनके द्वारा जो जीवों को वर्गीकृत किया गया था वो किया गया था 5 वर्गों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? तो जो शैवाल बर्फ पर उगते हैं उन शैवालों को क्या कहा जाता है? तो क्रिप्टोफाइट्स कहा जाता है उनको, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस
में लाया जाता है। तो जो सरसों के बीज के रूप में अब सरसों का जो बीज होता है उसके अपमिश्रक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है हमारे ऑप्शन नंबर ए, आर्जिनोम के बीज, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से फिलोसिस रोग होता है? तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से फिलोसिस रोग होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है, विटामिन B2। अगला देख लेते हैं, सिनकोना पादप को के किस भाग में कुकेन प्राप्त होता है? तो जो सिनकोना पादप होता है उसके जो कौन सा भाग ऐसा होता है जिसमें कुकेन प्राप्त होता है? तो जो कुकेन प्राप्त होता है वो छाल में होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? तो ऐसा कौन सा पाचक हार्मोन है जो छोटी आंत में स्रावित होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन, सिक्रोटीन और मोटिलिन। ये जो तीनों हार्मोन है ये हमारे पाचक हार्मोन है और छोटी आंत में स्रावित होते हैं। कांच का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो जो कांच का लाल रंग होता है हमारा होता है क्यूप्रस लवण के कारण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना हमने, तो देख लेते हैं इसको। एक साइड हमें तत्व दिए हैं, दूसरी साइड अनुप्रयोग दिए हैं, तो किसका अनुप्रयोग किस तत्व का अनुप्रयोग किस में होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। यूरेनियम का समस्थानिक, तो जो यूरेनियम का समस्थानिक का जो यूज किया जाता है वो नाभिकीय ईंधन में किया जाता है, ठीक है। ए का हो जाएगा 4, कोबाल्ट का यूज हो जाता है कैंसर का उपचार में, ठीक है, बी का हो जाएगा 1, आयोडीन का जो यूज होता है वो होता है हमारे गलगंड में, ऑप्शन नंबर बी, सी का हो जाएगा 2, और रेडियम का यूज होता है तृतीय कैंसर में, ठीक है। यानी ए का हो गया 4, बी का हो गया 1, सी का हो गया 2 और डी का हो गया 3, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं? तो आवर्त सारणी के कौन सा ऐसा समूह है जो उत्कृष्ट गैसों का समूह है? तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा समूह 18, ठीक है, समूह 18 जो होता है उसमें उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं उसको। सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो जो सिल्वेनाइट हमारा अयस्क है वो हो जाएगा हमारा गोल्ड का, ऑप्शन नंबर सी, जी, यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो एक में हमें जी का मान दिया, तो देख लेते हैं इसमें। तो इसका मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है, जी का मान। अगला देखते हैं, यह एक सदिश राशि है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, यह एक अदिश राशि होती है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, सत्य कथन नहीं है, यानी असत्य कथन हो जाएगा। जी का मान संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र एक समान होता है, बिल्कुल सही है इसमें सभी, और हमारा जो इसका असत्य आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह एक अदिश राशि है ना कि सदिश। निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? तो कौन सा हमारा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भूकंप। जो भूकंपीय तरंगों में एस तरंगें होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है? तो कौन सी ऐसी चुंबकीय तरंग है जिसका यूज हम केस में करते हैं नाभिकीय अभिक्रिया और कृत्रिम रेडियो सक्रियता में? तो जो हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, गामा किरण का यूज किया जाता है इसमें, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है हमारा। अगला देखते हैं, प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजरने पर इनमें में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो अगर हम प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारें तो किस रंग का जो विचलन होता है सर्वाधिक होता है वो बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बैगनी का रंग का, ठीक है। और आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में, बैनी आग नाला, यानी ये क्या है, बैगनी जो होता है उसका जो रंग का जो विचलन होता है वो सर्वाधिक होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। तो हमने 50 MCQ देख लिए, तो अब चलते हैं टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा गवर्नर जनरल, वायसराय और प्रथम और अंतिम कौन कौन थे वो देखते हैं, ठीक है। तो बंगाल का जो गवर्नर था ना रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है, बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, और अंतिम जो गवर्नर था वो वॉरेन हेस्टिंग बनेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, वो है क्लाइव, और जो अंतिम गवर्नर कौन था तो वॉरेन हेस्टिंग था, ठीक है। तो जो अंतिम था वो अगले जो वाली जो स्टेज में आएगा वो पहला हो जाएगा, ठीक है, यानी जो लास्ट में था वो पहला हो जाएगा, और ये हर अगले के लिए होगा, ठीक है, और हर अगली पोस्ट के लिए होगा। तो एक बार मैं बता देता हूँ फिर आपको समझ में आने लग जाएगा देख के। तो जो बंगाल का गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था, और अंतिम था वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग अंतिम था, तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे क्या हो गया, अब एक नया पद बन गया है कि जैसे बंगाल का गवर्नर जनरल अंतिम वॉरेन हेस्टिंग बना, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है। पहले क्या था, गवर्नर था ना, अब क्या बन गया, गवर्नर जनरल की पोस्ट बन गई, कौन आया, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड बेटिंग के बाद ये क्या बन गया, ये लॉर्ड बेटिंग क्या बना, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया फिर नई चार्टर एक्ट से। ये कब बना, ये जब बना ना उस टाइम पे बेटिंग के टाइम पे, ठीक है, यानी जब मतलब ये पद जब बना, पद की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। भारत जब बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना के भेजा था, तो तब उस टाइम पे कौन था, वो बेटिंग था, ठीक है। बेटिंग को क्या किया, भारत का बना के भेज दिया। और उसके बाद अगर भारत का अंतिम जो गवर्नर जनरल जो पूछा जाए वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग अंतिम हो गया, तो उसके बाद कौन सा पद आया, वायसराय पद आया, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग अंतिम जो भारतीय गवर्नर जनरल हो गया उसके बाद क्या हो गया, भारत का वायसराय पद आया।
तो वायसराय कौन होगा? जो अंतिम था वो पहला बन गया, ठीक है? यानी लॉर्ड कैनिंग हमारा अंतिम भारत का गवर्नर जनरल था, तो वो पहला क्या हो गया? वायसराय हो गया, सीधी-सी बात है। उसके बाद पहले वायसराय हो गए हमारे भारत के लॉर्ड कैनिंग और भारत का अंतिम वायसराय हो गया माउंटबेटन, ठीक है? तो भारत का भारतीय वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट ये है। तो भारत भारत का भारतीय वायसराय मतलब है कि भारतीय वायसराय का मतलब है कि जो भारत में क्या है, मूल जिसका भारत में है, ठीक है? भारत के निवासी। ये कैनिंग ये तो ब्रिटिश है ना। तो भारत का भारतीय जो वायसराय था वो था सी राजगोपालाचारी और जो अंतिम था वो भी कौन था? सी राजगोपालाचारी, ठीक है? यानी भारत का भारतीय वायसराय पहला और अंतिम भारतीय वायसराय एक ही है, ठीक है? सी राजगोपालाचारी। अगला देखते हैं, भारत में द्वैध शासन जो व्यवस्था थी उसकी जो शुरुआत किसने की थी? तो थी वो था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है? जो क्या थे? पहले गवर्नर थे, ठीक है? अगला देखते हैं, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि किस-किस के बीच हुई थी? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच और अंग्रेजों के बीच हुई थी, ठीक है? 12 अगस्त 1765 को। ये कौन से युद्ध के बाद हुई थी? किस युद्ध के बाद करनी पड़ी थी? कमेंट करके बताइए। पढ़ा चुका हूँ ये मैं ऑलरेडी, ठीक है? वो हुआ था युद्ध 1764 में। अगला देखते हैं, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए उपदीवानी क्रमशः नियुक्त किए थे। तो जो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल और बिहार के लिए उपदीवान नियुक्त किए थे ना, वो कौन-कौन से थे? वो थे मोहम्मद रज़ा खां और राजा सिताब राय। अगला देखते हैं, भारत से द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था। तो जो भारत से द्वैध शासन व्यवस्था को जो समाप्त किया था, वो किया था वॉरेन हेस्टिंग ने, ठीक है? इसने ही सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का प्रतिपादन किया था। इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? तो वो वॉरेन हेस्टिंग ने किया था, ठीक है? इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार बन चुका है ये सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाले वार्षिक पेंशन को बंद कर दिया था, ठीक है? वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था? जो मुगल सम्राट को वार्षिक पेंशन मिलती थी उसको बंद कर दिया था। इसी के समय पिटसी इंडिया एक्ट 1784 का पारित हुआ था। तो 1784 का जो पिटसी इंडिया एक्ट पारित हुआ था वो किसके टाइम पीरियड पे हुआ था? तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड पे, ठीक है? अगला देख लेते हैं, इसी ने इसी के समय क्या होता है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। इसी के समय 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। तो द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो 1784 में हुई थी, हेस्टिंग के टाइम पे। इसने कोलकाता में प्रथम मदरसा जो मदरसा खोला था 1781 में खोला था, ठीक है? पहला मदरसा हेस्टिंग ने। इसी के समय में क्या होता है? जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय खोला था, वो बाद में विश्वविद्यालय हो गया था, ठीक है? तो 1782 में क्या हुआ था? जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय खोला था। इसके टाइम पीरियड की बात कर रहा है वॉरेन हेस्टिंग की, ठीक है? अगला देखते हैं, भारत में नागरिक सेवा का जनक। तो इंपॉर्टेंट है, भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। 1793 में इसने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। तो स्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया? तो कॉर्नवालिस ने, ठीक है? और नागरिक सेवा का जनक भी कॉर्नवालिस है, ठीक है? भू राजस्व वसूलने हेतु रैयत व्यवस्था को लागू किया था। तो कर्नल लीड ने किया था, ठीक है? रैयत व्यवस्था। आगे देखते हैं, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और तीसरी कौन सी व्यवस्था थी? अभी मुझे तीसरी याद नहीं आ रही, तो अभी यही बता देता हूँ, ठीक है? तो भारत में जो रैयत वाड़ी व्यवस्था लागू करवाई थी वो कर्नल रीड ने कराई थी, ठीक है? और बाद में रीड और मुन्नो कहा जाता है उसको। और भू राजस्व वसूलने हेतु महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था हॉल्ट मैकेंजी ने, ठीक है? हॉल्ट मैकेंजी और रीड मुन्रो इंपॉर्टेंट है। रीड मुन्रो ने रैयतवाड़ी ने किया था, रॉ से याद कर सकते हैं, रीड मुन्रो रैयतवाड़ी और हॉल्ट मैकेंजी ने क्या किया था? महलवाड़ी की। तो ठीक है गाइस, हमने 50 एमसीक्यू कंप्लीट करके एक टॉपिक क्लियर कर चुका हूँ मैं। तो अगला जो वीडियो अपलोड किया जाएगा वो जल्दी किया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है? थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है?